हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक आपने देखा कि पुरानी कुछ वीडियोस में मैंने चैप्टर नंबर 1 कवर करा था। अब मैं अभी चैप्टर नंबर 2 कवर करूंगा। सो बेसिकली बिजनेस का जो भी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 देखा उसकी पूरी सीरीज़ बना के डाली है। कुछ भी आपका फीडबैक हो, कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट सेक्शन में आप उसका पूछ सकते हैं। अभी हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, राइट। बिजनेस का चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो बिहेवियर मैनेजर्स को फॉलो करना पड़ता है, जो उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, राइट। सो इसकी डेफिनेशन भी यही होती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। Principles of management are broad and general guidelines for the managers to help them in decision making and the behavior of managers, right? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो आप इस चैप्टर में देखोगे कि दो तरीके से हमने इन प्रिंसिपल्स को डिवाइड करा है। पहले तो हमारे आते हैं फेयोल्स के प्रिंसिपल, इसके 14 प्रिंसिपल्स होते हैं। फिर उसके बाद हमारे आते हैं FW टेलर के, इसके 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमारी यही दो चीज़ आती है। और अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो इनमें से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। सो इसमें 14 प्रिंसिपल्स अभी सुनने में बहुत बड़े लग रहे हैं, बट बहुत ईजी शॉर्टकट में आपको उसका बताऊंगा कि कैसे बहुत ईजिली याद कर सकते हैं। तो अभी हमने ये देखा है कि अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको फेयोल्स के एंड FW टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया था। अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा ब्रॉड में। नेचर हम पढ़ेंगे अभी, इसका नेचर क्या है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। फर्स्ट में हमारा आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है इनकी। कहीं पे भी ये जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं वो फॉलो हो सकते हैं, पूरे यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। और जर्नल गाइडलाइंस होती है कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, बिहेवियर में आपको हेल्प करता है मैनेजर से। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये जो प्रिंसिपल्स बने हैं इन पे एक्सपेरिमेंट करा गया है, इन पे प्रैक्टिस रही है कई सालों की, उसके बाद ही इनको डिक्लेयर करा गया। और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको उसी चीज़ में ये एप्लीकेबल होगा। फ्लेक्सिबल होते हैं, टर्म मतलब कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। मेनली बिहेवियर होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इनका होता है। कोई अगर कॉज होगा तो उसका क्या इफेक्ट निकलेगा, उस बेसिस में रिलेशनशिप में वर्क करते हैं। कंटीजेंट होते हैं, मतलब जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ डिपेंड करता है। और दूसरा क्या होता है इसमें कंटीजेंटी, मतलब कि जो प्रिवेलिंग सिचुएशन होता है, लाइक द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट principles is contingent or dependent upon the prevailing situation at a particular point of time। जो भी पहले सिचुएशन चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ वर्क करता है। सो अभी आप लोग देख रहे हैं मेरे सामने लिखे हैं मैंने आपके सामने फेयोल्स के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। अभी इन फीचर्स इन प्रिंसिपल्स को मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा और ईजिली आपको याद भी हो जाएंगे। शॉर्टकट में आपको इसका बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप एक बार देख सकते हैं कि 14 प्रिंसिपल्स मैंने लिखे हैं। नंबर 1 पे हमारा आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क से हमारे को क्या समझ में आता है कि अगर हमको कोई भी बिजनेस के अगर सक्सेस हमें करना है तो ये 14 प्रिंसिपल्स भी काफ़ी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे वर्क करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, कोई भी काम है उसको आप काम इक्वली आप डिवाइड करो, बंदे के स्किल सेट के अकॉर्डिंग उसको काम आप बांटो। तो काम अगर जब सबके पास प्रॉपर काम जाएगा तो वो जाहिर सी बात है कि काम में हमारा जो है मतलब बहुत अच्छे से वो काम होगा, राइट। सो डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? इट रेफर्स टू डिवाइडिंग द वर्क इनटू कॉम्पैक्ट जॉब्स एंड एलोकेटिंग दीज कॉम्पैक्ट जॉब टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। बंदे के स्किल सेट के अकॉर्डिंग उसको काम बांटा जाए। इसके अभी हम दो चीज़ और पढ़ेंगे हर प्रिंसिपल के अंदर कि एडवांटेजेस क्या है उसके प्रिंसिपल्स को अगर हम फॉलो करते हैं। अगर ये प्रिंसिपल वायलेट होते हैं तो उससे हमारे को क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। अगर हमारा डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपर होगा क्या होगा? इट्स लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। जो बंदा जिस चीज़ के लिए स्पेशलाइज है उसको वही काम अगर वो करेगा तो बहुत अच्छे से वो काम होगा, राइट। इट सिंप्लीफाइज द वर्क एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी। ऑब्वियसली बात है कि अगर जो बंदा अगर कोई सेल्स का बंदा है, अगर उसको अच्छे से सेल्स आती है, हमने उसको सेल्स डिपार्टमेंट दिया तो वो बहुत एफिशिएंटली अपने काम को करेगा। अगर हम सेल्स वाले बंदे को फाइनेंस पकड़ा दे तो वहाँ पे आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। सेम चीज़ होता है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन, अगर ये चीज़ वायलेट होती है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? देयर विल बी अ लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। देयर विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट होता रहेगा अगर फाइनेंस वाला बंदा सेल्स का काम करेगा तो। सेकंड पॉइंट पे आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कोई चीज़ होती है प्रॉपर जो ऊपर से आपको अथॉरिटी मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो सबॉर्डिनेट्स को काम अपना करना होता है जिस चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। According to this principle, there should be a proper balance between authority and responsibility। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको आउटपुट अच्छा चाहिए, रिजल्ट अच्छा चाहिए तो प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर टू सबॉर्डिनेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी ऑफ सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म।
इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। एडवांटेजेस के क्या होते हैं? इट प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, इससे अथॉरिटी का मिसयूज होना कम होता है। इट हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन क्या हो सकते हैं इसके? इफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सीड्स अथॉरिटी देन सबॉर्डिनेट कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज़। अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी तो सबॉर्डिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर आ चुकी है। अगर इफ़ अथॉरिटी एक्सीड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबॉर्डिनेट में मिसयूज इट, वो उसका मिसयूज भी कर सकता है। थर्ड थिंग इज डिसिप्लिन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको हमने प्रॉपरली फॉलो करना है। अगर हम उसको नहीं फॉलो करेंगे तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंस है? इट रेफर टू ओबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नेसेसरी फॉर सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन करती है उसके एक पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग वो रन करती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे सारी चीज़ें चलती हैं। सेम चीज़ कंपनीज भी अपने कुछ स्टार्ट होने से पहले अपनी पॉलिसीज़ फॉर्म करती है, वो उन्हीं पॉलिसीज़ के ऊपर वो काम करती है। इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इनमें नहीं होती है। एडवांटेजेस के क्या क्या होते हैं? इससे अगर हम डिसिप्लिन में अगर काम करेंगे, वही लॉस फॉलो करेंगे, सारी चीज़ें बहुत स्मूथली चलेंगी, राइट। सबको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना है अगर कोई चीज़ आ रही है। स्मूथ एंड सिस्टमेटिक फंक्शनिंग होगा बिजनेस का। बेटर रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, क्योंकि सबको पता है कि क्या चीज़ वैलिड है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉयलेशन में क्या आते हैं? देयर मे बी अ डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ मे नॉट बी कार्डियल। कार्डियल मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप, फ्रेंडली बिहेवियर बेसिकली। अगर डिसिप्लिन होगा, सबको पता है कि यार यही चीज़ उधर फॉलो हो सकती है। अगर हम लोग अगर पहले कोई पॉलिसीज़ नहीं फॉर्म होगी तो हम आपस में सोचेंगे कि यार ये बंदा अपने फ़ायदे के लिए ये चीज़ कर रहा है, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिस पे ये चीज़ वर्क करती है। यूनिटी ऑफ कमांड, फोर्थ पॉइंट हमारा आता है, फोर्थ प्रिंसिपल। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि जैसे मान लो अगर मैं सुपीरियर हूँ, मुझे अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दे रहे हैं, तो उसको मेरे थ्रू ही ऑर्डर मिले, उसको और कोई ऑर्डर ना दे। इसका मतलब क्या है कि और वो बंदा अपने काम के लिए अकाउंटेबल होगा, राइट। और अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली सुपीरियर। हर सबॉर्डिनेट का एक ही सुपीरियर हो जिससे वो ऑर्डर ले, जिसके वो काम करे, और अपने जो उसने काम करा है उस चीज़ के लिए वो अकाउंटेबल हो। इससे क्या होगा कि उसको हर किसी के ऑर्डर नहीं आ रहे। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? देयर विल बी नो कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट को पता है कि उसका एक ही सुपीरियर है, एक ही बॉस है, वहीं से उसको ऑर्डर आना है और किसी का उसको काम नहीं करना है, तो वो बहुत अच्छे से अपना काम को करेगा और उस काम के लिए अकाउंटेबल भी रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फिक्स्ड, बहुत ईजिली मैं अपने सबॉर्डिनेट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकता हूँ। बेटर परफॉर्मेंस एज सबॉर्डिनेट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन एंड ओनली सुपीरियर। जब एक ही बॉस उसको ऑर्डर दे रहा है तो वो बहुत अच्छे से अपना काम को करेगा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं इसके? इट क्रिएट्स अ कन्फ्यूजन फॉर सबॉर्डिनेट एज हुज ऑर्डर। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा तो सबॉर्डिनेट को भी नहीं पता कि उसको किससे ऑर्डर लेना है, क्या काम करना है, किसके लिए वो अकाउंट रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, ठीक है। इट विल बी डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसके जब अगर 4 बॉस होंगे तो। लैक ऑफ डिसिप्लिन, जब ऑब्वियस ही बात है इतने सारी चीज़ें अगर आपकी मैस्टअप हो रही है तो वहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो हो पाना भी मुश्किल है। फिफ्थ प्रिंसिपल में आते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या चीज़ कहते हैं कि अगर जो ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है, सारे डिपार्टमेंट्स का भी प्लान उसी से अलाइंड होना चाहिए, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। अगर हम लोग का एक मोटिव है कि भैया हमें अपनी कोई चीज़ पर्टिकुलर चीज़ बढ़ानी है तो सारे डिपार्टमेंट उस पर काम करें, ये नहीं हो कि सारे अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट। इट इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी अ वन हैड एंड वन प्लान फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ एंड हैव सम ऑब्जेक्टिव, सेम ऑब्जेक्टिव उनका होना चाहिए। एडवांटेजेस के होते हैं? इट एम्फेसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमन गोल्स, हेल्प इन अचीविंग दैम। कॉमन एक गोल होता है। इट इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इससे बना रहता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉल्यूशन में क्या आते हैं? अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है। देयर विल बी अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएंगे सारे डिपार्टमेंट आपस में, रिजल्ट नहीं आएगा जो हमारा एक्सपेक्टेड है, जो हमारा सेट है, राइट। 6.6 प्रिंसिपल पे हम आते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। सेम चीज़ ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो जर्नल इंटरेस्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, वही और इंटरेस्ट किसका होना चाहिए? जो उसके लिए काम करें, एम्प्लॉयज़ का। एम्प्लॉयज़ कुछ और चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कुछ और चाहती है, मैचअप हो नहीं रहा है तो वो आगे आउटपुट नहीं निकलेगा। तो ये एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, जर्नल इंटरेस्ट से मैच होता हुआ होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मस्ट प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉयज़। एडवांटेजेस इसके क्या हो सकते हैं? इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली जब सबका इंटरेस्ट सेम है तो गोल्स भी हम बहुत अच्छे से अपना अचीव कर लेंगे।
right? It brings coordination between individual and organization objective. Consequences of valuation क्या क्या हो सकते हैं? The firm will not be able to achieve its objective. अगर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फॉर्म का जो ऑब्जेक्टिव है वो उसको नहीं अचीव करेंगे. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. कमिंग बैक टू द सेवेंथ प्रिंसिपल, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़. रेम्यूनरेशन मतलब होता है जो हम कंपनी उनको सैलरी देती है एम्प्लॉयज़ को. अगर आप टाइमली अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर रहे हैं तो वो भी मोटिवेटेड रहेंगे, बिकॉज इन दी एंड सारे एम्प्लॉयज़ आपके पैसों के लिए ही काम कर रहे होते हैं, राइट? ग्रोथ के लिए भी करते हैं, बट सारी चीज़ें देखो पैसा अपनी जगह है. तो अगर आप उनको टाइमली पे आउट कर रहे हो, फिर उनको सैलरी उनका पे कर रहे हो, कोई भी ओवर टाइम है आप उनको पे कर रहे हो, इंसेंटिव पे कर रहे हो, तो अच्छे से काम होता है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, overall pay and compensation should be fair to both employees and the organization. एडवांटेज के क्या होते हैं? हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन बना रहता है अगर जब एम्प्लॉयज़ को टाइमली सैलरी एंड फेयर उनको कंपनसेशन मिलता है. फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ रहता है. इंप्रूवमेंट इन कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन. अगर मेरे को भी कंपनी डेली पैसा पे कर रही है, हर टाइम पे कर रही है, तो मैं भी अपनी कमिटमेंट अपने एंड से अपने एफर्ट्स और ज़्यादा बढ़ा दूंगा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. तो इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन को ही फ़ायदा है कि मैं अच्छे से काम करूँगा. एडवांटेजेस इसके यही होते हैं. हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन मिलता है, कार्डियल रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट, कमिटमेंट वो कवर करा. कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? लाइक अगर आप सैलरी रेम्यूनरेशन टाइम पे नहीं दे रहे हो, कंपनसेशन नहीं आप फेयर पे कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? लैक ऑफ मोटिवेशन रहेगा. एम्प्लॉयज़ को पता है सैलरी मिलनी नहीं है, फेयर मिलना नहीं है, तो वो ढंग से काम भी नहीं करेंगे. अनहेल्दी रिलेशनशिप बढ़ने का एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट के बीच में. इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, राइट? 8 प्रिंसिपल पे आते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन से हमारा मतलब होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा. आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास एक राशन की दुकान होती है. अगर कोई बड़ा स्टोर है तो वहाँ पे एक दुकान का मालिक होता है. उन्होंने अपने पास छोटे लेबर जो होते हैं, हेल्पर जो होते हैं, शॉप में रखे होते हैं. बट किसी भी लेबर या किसी भी हेल्पर के पास अथॉरिटी नहीं होती है कि वो कुछ भी काम कर ले. कुछ भी ऑर्डर लाने हैं, पैसे काटने हैं, मतलब बिल काटने हैं, कुछ भी करना है, सारा काम दुकान का मालिक कर रहा है. तो सारी पावर एक बंदे के पास सेंट्रलाइज्ड है. दुकान के मालिक ने अभी किसी को अथॉरिटी नहीं दी है, पावर नहीं दी है कि कोई अपने एंड से कुछ सामान बेच सके या कुछ खरीद सके, राइट? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कंपनी ने लेवल फिक्स करे हुए हैं कि इस लेवल के बंदे पे इतना राइट है, इस लेवल के बंदे पे इतना राइट है, इस लेवल के बंदे पे इतना राइट है, इतनी पावर है. तो हर किसी पे एक डिसेंट्रलाइज करा हुआ है, पावर बांटी गई है, राइट? कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने आपको सेल्स डिपार्टमेंट के आप हेड हो, सीईओ, मतलब आप सेल्स डिपार्टमेंट के आप सीनियर हैं, तो आपके पास ज़्यादा पावर होगी कि आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हो. डिसेंट्रलाइज करिए, मैंने पावर को बांटी है. इससे क्या होता है? इसके भी अलग एक एडवांटेजेस होते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन. एक प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. सेंट्रलाइजेशन रेफर टू कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि एक जगह पे अथॉरिटी को बांध के रखना. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है हर लेवल पे अथॉरिटी को रिलीज करते चलना, हर लेवल पे. एडवांटेजेस के क्या हो सकते हैं? अगर हर किसी के पास पावर है तो क्विकली डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, राइट? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेट करना पड़ेगा. हमें अगर कोई चीज़ लग रहा है कि यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो हम वहीं पे ऑन स्पॉट अपना एक्शन ले सकते हैं, राइट? इट डिक्रीज वर्कलोड ऑफ सुपीरियर्स के पास ज़्यादा वर्कलोड नहीं होगा क्योंकि नीचे के लेवल पे ही एम्प्लॉयज़ ने उस चीज़ को सेटल कर दिया है. इंक्रीज इन एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन भी मिलती है आपको उधर. जैसे आपके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनको पता है कि यार उनके पास भी कुछ पावर है, तो एक काइंड ऑफ सेल्फ स्टीम भी बढ़ती है. कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? अगर ये चीज़ नहीं फॉलो होता तो उस डिसीजन मेकिंग हमारा बहुत लो हो जाएगा. रिस्क ऑफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी इन केस ऑफ कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन. अगर आप पूरा ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर दोगे तो अथॉरिटी पे भी आपका रिस्क हो जाएगा. 9th प्रिंसिपल पे हम आते हैं, वो है हमारा स्केलर चेन. स्केलर चेन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. स्केलर चेन से आपको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक चेन फॉलो करनी होती है, कम्युनिकेशन की आप बोलो, अथॉरिटी की बोलो, राइट? जो एक बॉटम लेवल से टॉप लेवल तक वर्क करती है. ऐसा नहीं है कि एक छोटे बहुत ग्राउंड लेवल का एम्प्लॉयज़ जो है वो सीधा एकदम मैनेजमेंट के पास जाएगा. एक चेन होती है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन फॉलो होती है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू द बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट.
सेम चीज़ मैंने आपको बोली कि जो बॉटम से टॉप लेवल तक कम्युनिकेशन की जो चेन होती है, रिस्पॉन्स अथॉरिटी होती है, वो एक फॉलो करनी पड़ती है। बट इन केस ऑफ अर्जेंसी फेयोल्स ने एक शॉर्टकट बताया हुआ है जिसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक अलाउज डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉयज़ ऑफ सेम लेवल विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। अगर दो एम्प्लॉयज़ सेम लेवल पे हैं तो वो बिना कोई चेन के फॉलो करते हुए गैंग प्लैंक के प्रिंसिपल के थ्रू अपना उस कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं? ऑर्डरली एंड स्मूथ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है और कोई रूमर्स नहीं इससे फैलते हैं। क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेटर रिलेशनशिप रहता है सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर्स के बाद, ड्यू टू एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, यूनिटी ऑफ कमांड बनी रहती है। अगर हमें पता है कि पर्टिकुलर बंदे के पास अगर वो उससे सीनियर है तो उसके पास ज़्यादा पावर है, तो एक रिस्पेक्ट बनी रहती है, चेन फॉलो होती है, ऑर्डरली एंड स्मूथ कम्युनिकेशन फ्लो होती है, यूनिटी ऑफ कमांड बनी रहती है। कॉन्सिक्वेंसेज के क्या क्या है? इन्फॉर्मेशन मे नॉट फ्लो इन ऑर्डरली डायरेक्शन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप विल नॉट बी क्लियर, अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर, लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर। 10th पॉइंट हमारा जो प्रिंसिपल है वो आता है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर से हम लोग ये समझते हैं कोई भी हम काम करने जा रहे हैं तो सारी चीज़ प्रॉपर अपनी जगह पर होनी चाहिए, राइट? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एवरीवन, पीपल एंड मटीरियल मस्ट बी इन सूटेबल प्लेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। आप अगर कोई काम कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर टूल्स अवेलेबल नहीं है तो आपकी आउटपुट नहीं अच्छा निकलेगा, राइट? सो सारी चीज़ें टाइमली अवेलेबल होनी चाहिए वहाँ पे। और इसके एडवांटेजेस क्या है कि जब सारी चीज़ें अवेलेबल होगी तो एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग होगी ऑर्गेनाइजेशन की। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं? लैक ऑफ डिसिप्लिन हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, इनएफिशिएंट ऑफ यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, लॉस ऑफ टाइम एंड एनर्जी वेस्ट होगा, ठीक है? 11th पॉइंट प्रिंसिपल जो आता है वो क्या था हमारा? इक्विटी। इक्विटी का मतलब सारी चीज़ जो मतलब किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, बिलीफ, नेशनैलिटी। इक्वलिटी रेफर टू जस्ट अ फेयर बिहेवियर ऑफ मैनेजर टूवर्ड्स और वर्कर्स, राइट? तो मैनेजर्स बहुत अनबाइस्ड डिसीजन ना ले, कुछ ऐसी चीज़ ना करें, राइट? प्रॉपर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए किसी भी एम्प्लॉयज़ की तरफ, सारे आपके लिए एक समान होने चाहिए वर्कर्स। एडवांटेजेस क्या होते हैं? इम्प्रूव सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन अमंग एम्प्लॉयज़, कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं? डिक्रीज इन सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन। ऑब्वियसली बात है अगर ये चीज़ हमारी फॉलो होती है तो एक हेल्दी रिलेशनशिप बना रहेगा, फ्रेंडली रिलेशनशिप बना रहेगा, मोटिवेशन मिलती रहेगी। अगर आप ऐसा डिस्क्रिमिनेट करते रहोगे तो एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट नहीं होंगे, एक अनहेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय के बीच में। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, 12th प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो एक स्टेबिलिटी रहती है कि नेक्स्ट मंथ उसकी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, अगर उसका टारगेट पूरा होता है नहीं होता है, तो एक स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल भी होनी बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। इससे क्या होता है कि उसका पूरा कंसंट्रेशन जॉब की तरफ रहेगा इंस्टेड ऑफ स्टेबिलिटी की तरफ। According to this principle, there should be a proper effort to achieve stability and continuity of tenure of personnel. एडवांटेजेस ये रहेंगे, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज ड्यू टू फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी की ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, वो काम अच्छे से करेगा, बेटर रेप्यूटेशन एंड गुडविल ऑफ द कंपनी होगी। और बार बार अगर कोई एम्प्लॉयज़ कंपनी छोड़कर जा रहा है तो दैट मीन्स आपको उनके बदले में कोई और एम्प्लॉयज़ को रखना पड़ रहा है, आपकी उनको ट्रेनिंग देने में खर्चा लग रहा है, रिक्रूटमेंट में आपका खर्चा लग रहा है, तो ये सारे आपके जो एक्सपेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो वो आपके सेव होंगे अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल करोगे तो। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होता है? अननेसेसरी लेबर टर्नओवर आपका बढ़ जाएगा, डिक्लाइन इन रेपुटेशन ऑफ कंपनी, कंपनी की रेपुटेशन भी खराब होगी कि यहाँ से बहुत जल्दी को लोगों को फायर कर दिया जाता है अगर वो काम नहीं करते तो। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, वेस्टेज ऑफ टाइम इन लर्निंग न्यू जॉब, राइट? 13th हमारा प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या होता है कि आप अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्कर शुड बी एनकरेज एंड गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स। उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो एक अपॉर्चुनिटी उनको देनी चाहिए कि वो कुछ इनिशिएट ले, एग्जीक्यूट करे अपने प्लान्स को। इससे क्या होगा कि एडवांटेजेस ये है कि इंक्रीज इन मेंटल ग्रोथ उनका बढ़ेगा, इंक्रीज इन कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टूवर्ड ऑर्गेनाइजेशन का होगा। और वॉयलेशन अगर इसका होता है तो क्या होता है? लीड्स ऑफ टू फ्रस्ट्रेशन अमंग एम्प्लॉयज़, लैक ऑफ इनिशिएटिव मे क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव, राइट? कि एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इससे क्रिएट होता है अगर इनिशिएटिव की हम बात करते हैं। 14th आता है स्पिरिटिक ऑप्स। स्पिरिटिक ऑप्स का मतलब क्या होता है कि मैनेजर्स को एक टीम वर्क ऐसा बना के चलना पड़ता है कि लाइक अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड
reasonable management should take reasonable step to develop a sense of belongingness, feeling of team spirit among employees. Spirit DCOPS means unity, strength. Manager should replace I with we. पूरी एक एम्प्लॉयज़ को इंडिविजुअल नहीं देखना चाहिए, पूरी एक टीम की तरह काम करना चाहिए कि अगर हमारे को कुछ ऑब्जेक्टिव है तो पूरी टीम को वो ऑब्जेक्टिव काम करना है। इससे क्या होगा कि अगर कुछ बंदे काम नहीं कर रहे होगा तो वो भी साथ में काम करेगा। कॉन्सिक्वेंसेज एडवांटेजेस के क्या होते हैं? डेवलप एन एटमोसफियर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, इससे बिल्डअप होता है। हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स होता है। लीड्स टू फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। और कॉन्सिक्वेंसेज क्या होता है? लैक ऑफ टीम स्पिरिट इसमें हो जाएगा आपस में। ग्रुप गोल्स में नॉट बी अचीव होगा, अनहेल्दी रिलेशनशिप इससे बिल्डअप होगा, राइट। तो अभी मैंने आपको ये 14 प्रिंसिपल्स बताए, मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। डिवीजन ऑफ वर्क, काम को स्किल सेट के अकॉर्डिंग प्रॉपर काम को बांटना। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पता हो कि सुपीरियर्स जो हैं वो अथॉरिटी उनके पास होती है और सबॉर्डिनेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है काम के लिए, उनके लिए। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। थर्ड है डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो फॉलो होने चाहिए। फोर्थ आपका यूनिटी ऑफ कमांड, लाइक एक ही डायरेक्शन में पता होना चाहिए कि सबॉर्डिनेट को कि उनका बॉस कौन है, किससे उसको ऑर्डर लेना है, किसको उसका, और वो उस काम के लिए अकाउंटेबल है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक ही डायरेक्शन में काम करती हुई होनी चाहिए गोल्स के अकॉर्डिंग। सबॉर्डिनेशन का जो भी मतलब सबॉर्डिनेट का जो भी इंटरेस्ट है वो जनरल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच करना चाहिए। 7th पॉइंट आता है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़, उनको फेयर कॉम्पनसेशन हमें पे करना है। 8th आता है हमारा सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अथॉरिटी एक ही बंदे के पास है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अथॉरिटी हर लेवल पर बांटी गई है। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन की चेन फॉलो करी जाती है बॉटम से टॉप तक और अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की। 10th आता है ऑर्डर, टाइमली चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए अगर हमें उस चीज़ को काम अगर करना है। मशीन ही नहीं होगी तो मैं प्रोडक्शन करूँगा कैसे। 11th आते हैं इक्विटी, प्रॉपर कोई भी किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। 12th आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, कि आपको एम्प्लॉयज़ को स्टेबिलिटी का थोड़ा सा स्टेबिलिटी उनकी बनाई रखनी होनी चाहिए। 13th आता है हमारा इनिशिएटिव, लाइक एम्प्लॉयज़ को भी एक मौका देना चाहिए होता है कि वो एक बार कुछ इनिशिएट ले, कुछ ऐसा कमिटमेंट करे जिससे वो अचीव करे। 14th आता है स्पिरिट डिकॉप्स, मतलब एक टीम वर्क वाली एक फील होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बंदा इंडिविजुअल काम कर रहा है, हमने आई को रिप्लेस करना है वी से कि हम कर रहे हैं उस गोल्स को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही बंदा ग्रेड लेके जा रहा है। तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल जो कि मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया, राइट। अभी इसका हम आपको शॉर्टकट मैं बताता हूँ कि कैसे इन प्रिंसिपल्स को याद करा जा सकता है और ये एग्जाम में आता भी है बेसिकली। इन सब के आप इनिशियल्स देखो, DAD। अच्छा एक चीज़ मुझे आप बताओ, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स का एक ही कॉलेज बहुत टॉप का आता है, वो DU का ही है, SRCC। सबका सपना होता है SRCC जाना कॉमर्स का सब्जेक्ट लेके। तो अभी उसी से हम इसके प्रिंसिपल्स को रिलेट करते हैं। सारे प्रिंसिपल्स के हम इनिशियल्स को उठाएंगे, राइट। अभी हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके लिए, राइट। इसका हमने लिखा DAD, डैड। फोर्टीन प्रिंसिपल्स के अगर हम इनिशियल्स को उठाएंगे तो यही बनेगा, राइट। इसमें आपको मैं बताता हूँ क्या चीज़ है कि डैड U2 SRC सो ईजी, डैड U2 SRC सो ईजी। अब हो गए सारे। अब हमको एक ही चीज़ याद रखनी है, जाना भी SRCC है। डैड U2 SRC सो ईजी, अगर हम इसको ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे हम पता कर सकते हैं। D से डिवीजन ऑफ वर्क है, A से अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, D से डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको डैड U2 SRCC ये आपका शॉर्टकट है। एंड 14 प्रिंसिपल हमारे यहाँ पे ओवर होते हैं। ओके, तो अभी तक आपने देखा कि हमने फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल कवर करे थे। नेक्स्ट वीडियो में FW टेलर के 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है वो हम कवर करेंगे। एंड उसी वीडियो में ट्राई करूँगा कि उसी वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 2 कवर कर दूँ। सो आई होप आपको वीडियो से कुछ हेल्पफुल लगा होगा, समझ में आया होगा। कुछ भी आपके डाउट्स होते हैं या फीडबैक होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे शेयर करें, वहाँ पे आप मेंशन करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियोस को शेयर करें। ट्राई करें कि थोड़ी रीच बढ़ जाए वीडियो की ज़्यादा, राइट। थैंक यू।